नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम बातें करते हैं आर्थिक विकास से जुड़ी। खास तौर पर यह आर्थिक विकास जुड़ा होता है प्राथमिक क्षेत्रों से। नदी घाटी सभ्यताओं के विकास के समय से लेकर मानव सभ्यता तक के विकास तक की अगर हम बात करें तो सबसे अहम भूमिका देखी जाती है कृषि और इससे ही जुड़े व्यवसाय पशुपालन की। इन दोनों ही व्यवसायों का आज भी अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार यही व्यवसाय उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में तब भी उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता, जिसका कारण होता है नवीनतम तकनीकों के ज्ञान का अभाव। तो इस कार्यक्रम की कड़ी में आज ऐसी ही कुछ कोशिश होगी हमारी कि आपको नवीनतम तकनीकों से अवगत करा सकें हम। लेकिन पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती की में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। लीची के मौसम में मधुमक्खी पालन से होगी गुणवत्ता बेहतर। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक किफायती और लाभकारी। एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी मैनुअल पैडी थ्रेशर मशीन। किसान भाई बहनों, आप इन दिनों मधुमक्खी पालन कर अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि अब लीची का मौसम आ रहा है। लीची के मौसम में मधुमक्खी का बॉक्स लगाने से उसकी शहद की गुणवत्ता अच्छी होती है। विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम। लीची के बगीचा में मधुमक्खी के बक्से को रख करके शहद इकट्ठा कर रहे हैं, और जो फ्रूट सेटिंग होती है लीची का वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है मधुमक्खी का बक्सा रखने से। यह मधुमक्खी पालन बहुत ही आसान है तकनीक करना, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा एक भोजन का एक बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन तकनीक से जहां किफ़ायती तरीके से अच्छी सिंचाई की जा सकती है, वहीं गुणवत्ता भी बनी रहती है। इस तकनीक से आप कम खर्च और पानी की उपलब्धता के बावजूद सब्जियों का बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार किसानों को आमदनी दोगुनी करने के लिए उद्यानिकी फसलों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए आप अच्छी आमदनी कमाने के लिए आप पपीता की खेती करें। सरकार उन्नत प्रभेदों के बीजों पर विशेष लाभ देगी। इसके उन्नत प्रभेद में तमाइन बेहतर है, जिसका प्रयोग आपको लाभ दे सकता है। सफलता की इस कड़ी में आज हम आपसे जुड़ रहे हैं प्रगतिशील अजय कुमार, जो कि ग्राम मीनापुर वैशाली के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि फूल गोभी का बीज तैयार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ये खेती लगभग 15 कट्ठा में गोभी का खेती करते हैं। उसे आधा गोभी काट कर उसके बाद बीज बनाते हैं, और इसमें लागत इस साल कुछ बढ़िया फसल आया है कि मुनाफा हुआ है। इस बीज का अपने से बाहर में वितरण भी करते हैं, जैविक खाद भी डाल के ही बनाते हैं इस बीज को। किसान भाई बहनों, कृषि उपकरण हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है मैनुअल पैडी थ्रेशर, जो कि धान के दानों को छुड़ाने का काम करता है। कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी खरीद पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए ज़्यादा स्थान का धन भी ज़रूरत नहीं होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज को, ली जानकारी मंडी के भाव की, बातें की हमने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, और साथ ही आपको दिखाई कहानी आपके ही एक सफल साथी के सफलता की। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी कि फलों के उत्पादन के बाद कैसे उसका नवीनतम तकनीक से, नवीन विधियों से किया जाए भंडारण, जिससे आपके फल सुरक्षित रह सकें और आप ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान बंधुओं नमस्कार। चाहे आप अनाज की खेती करते हों या फलों का उत्पादन करते हों, भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है और भंडारण, सही भंडारण पे ही सब कुछ निर्भर है। यानी अगर आप सही तरीके से भंडारण करते हैं तभी यह मार्केट में, बाज़ार में अच्छी कीमत आपको दिला सकता है। अगर मैं बात करूं फलों की, तो यहाँ पे भंडारण और भी ज़रूरी है, क्योंकि फलों में नमी होता है और यह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए किसान बंधुओं, कृषि वैज्ञानिक आपको यह सलाह देते हैं कि आपको वैज्ञानिक ढंग से फलों का भंडारण करना चाहिए। तो किसान बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फलों के भंडारण की वैज्ञानिक विधि के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रणव पांडे। डॉक्टर प्रणव सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं कि किसानों को, ख़ास तौर पर किसानों को ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि वो अपने घरेलू तरीके से तो भंडारण करते हैं, लेकिन आप क्या सलाह देते हैं उन्हें किस तरीके से फलों का भंडारण करना चाहिए? दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आजकल
भंडारण का क्या मेन मुद्दा है, क्यों हम भंडारण की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भंडारण क्यों करते हैं, भंडारण का हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। कोई भी फसल हो, फल हैं या सब्जियां हैं, इनको अगर सब पैदा करते हैं तो सभी एक ही साथ पैदा होती हैं। टमाटर एक ही साथ हार्वेस्ट होता है या आम है एक ही साथ होता है। तो हम मार्केट में एक ही बार में अगर सब कुछ लेके जाएंगे तो उसका रेट हमें अपने आप ही कम मिलेगा और वो जो है कम समय में जल्दी कुछ ख़राब भी हो जाएगा। और भंडारण सही तरीके से ना होने के कारण 20 से 40% का नुकसान हमारा देश झेल रहा है। जितना नुकसान हमारा हो रहा है, बहुत सारे देश उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो भंडारण करने के लिए सबसे मेन काम है कि हमें भंडारण में, क्योंकि ये सब चीज़ें जीवंत होती हैं, चाहे फल हो या सब्जी हो, सब में सांस की क्रियाएं चलती रहती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उनकी है, तो सांस लेते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि स्वाभाविक है कि सांस की गति को उनके धीमा किया जाए, तब वो ज़्यादा दिन तक टिकें। ज़्यादा दिन तक टिकने का मतलब एक सेल्फ लाइफ बोलते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, उनको हम ज़्यादा दिन तक रख सकेंगे, ज़्यादा दिन तक मार्केट में दे सकेंगे या प्रोसेसिंग में ले जाएं। तो भंडारण हमारा 2 तरीके से काम करता है। एक तो हम लंबे समय तक वहाँ रख सकते हैं उसको, और दूसरा हम उसको मार्केट रेट अच्छा पा सकते हैं। किसानों के आमदनी का एक जरिया आसानी से बढ़ सकता है और लंबे समय तक का है। तो भंडारण की वैसे 2 विधियाँ हैं, दोनों विधियों में एक तो जो सिंपल सी विधि पहले वाली थी कि खेत में ही जो है हम एक जगह ऊंची जगह पर उसको रखते थे, जो सबसे सस्ते में होता था। तो लेकिन खेत में ऊंची जगह पर रख करके पहले पुआल से वगैरह से ढक देते थे, घास फूस से ढक देते थे, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे, तो वो कुछ ड्यूरेबल बना रहता था ऑन फार्म, जैसे आलू वगैरह के लिए इस तरीके का। लेकिन क्या आजकल अब ये समस्याएं हैं कि हम खेत में इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, असुरक्षा बहुत हो गई। तो हमें मजबूरी में और भी विधियां हैं, जैसे एक 0 एनर्जी कूल चैम्बर है, वो ज़मीन के नीचे जो है से बना करके क्या है कि जनरली 2 से 3 मीटर नीचे जैसे ही आपका सब सिस्टम जाता है तो बाहर के टेम्परेचर से वहाँ के टेम्परेचर में बहुत अंतर आ जाता है और वहाँ का टेम्परेचर में फ्लक्चुएसन नहीं होता है, वो टेम्परेचर एक बना रहता है। तो वो कम टेम्परेचर हो जाता है तो क्या है, वहाँ सेल्फ लाइफ अपने आप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। ये आसान सी जो ट्रेडिशनल विधियाँ हैं जिनको सेलर हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि फिर जब एडवांस में जाते हैं हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि कैसे हम उसके श्वसन क्रिया को धीमा करें। और कैसे करेंगे उसको धीमा, या तो हम जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत को बढ़ा दें या ऑक्सीजन कम कर दें। ये कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेज बोला जाता है। दूसरा है कि हम जो उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कम करें, वाष्पोत्सर्जन, या और तीसरा है कि टेम्परेचर को कैसे कम करें। और सबसे मेन फैक्टर है कि कैसे हम वातावरण की आर्द्रता को ज़्यादा ना होने दें। वातावरण, ये सभी चीज़ें उनके श्वसन क्रिया को बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि एक किसान कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक में वैसा एक इसको भंडारण कर सकते हैं। कई किसान ऐसा सोचते हैं कि चूँकि जब इस तकनीक में जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा लागत लगती है। तो मैं आपसे एक साथ 2 सवाल चाह रहा हूँ कि एक तो जो कंट्रोल्ड वाला मेथड है उसमें किस तरह किसान करें, और क्या कोई ऐसा घरेलू भी उपाय है जिससे किसान का लागत कम लगे और उनका भंडारण भी ठीक तरीके से हो जाए। दिनेश जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सस्ते में भी कुछ हो सकता है कि कॉस्टली। समस्या सबसे बड़ी यही है हमारे पूरे देश के लिए कि ये बहुत सस्ते वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। सस्ते वाली टेक्नोलॉजी में नुकसान होने का ज़्यादा डर है। लेकिन क्या है, जो एडवांस मेथड है इसको अपनाने के लिए चैम्बर बनाना पड़ता है। एक होता है एथाइलिन के लिए भी एक गैस सिलेंडर लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सिलेंडर अवेलेबल है, और चैम्बर बना के हम उसमें मेंटेन करते हैं। सब ऑटो सिस्टम से मैनेज हो जाता है। कॉस्टली है, इसीलिए वो बहुतायत में उपयोग नहीं हो पा रहा, लेकिन यही विधि है जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है। इसके अलावा और कोई विधियाँ बहुत सक्सेस नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि एथाइलिन भी गैस जो पकाने के लिए सबसे सहयोगी होती है वो उसमें से अपने आप निकलती है और उसको हमको कम करना पड़ता है। और उसको कम करने का तरीका सिर्फ यही है कि हम KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करें, जिससे एथाइलिन को वो सक कर ले। यही मेथड है कि हम एथाइलिन को कम करें और उसके श्वसन को कम करें, और यह दोनों ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में ही पॉसिबल है। और किसी विधि में उतना अच्छे से नहीं, मैनेज करने को तो कर सकते हैं सब में, लेकिन वो सेल्फ लाइफ 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन इस तरीके से, लेकिन बेस्ट मेथड वही। सर, संक्षेप में एक सवाल है मेरा कि जब किसान हमारे फलों को तोड़ रहे हैं पेड़ से, उस दौरान उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उस दौरान कोई वो डैमेज ना हो। दिनेश जी, आप
अच्छा सवाल किए कि उस समय हम लोग दरअसल भंडारण भी ऐसा नहीं है, प्री हार्वेस्ट फैक्टर पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर को डैमेज करते हैं। तो क्या है, हमें उसी समय ही ये ध्यान देना है कि जिसमें बीमारी लगी हो, जो कट फट गया हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, हम उसको दूसरे तरफ कर दें। जो बिल्कुल फ्रेश है, अब ग्रेडिंग कई तरीके की होती है, लेकिन हमें यहाँ फ्रेश और डिजीज या डैमेज को बिल्कुल अलग कर देना है। हमें कोशिश करना है कि कहीं किसी तरीके का इन्फेक्शन ना आए वहाँ, अदरवाइज वो पूरी फसल को, पूरे भंडारण के पूरे चैम्बर को डैमेज कर सकता है। तो ग्रेडिंग का सबसे ग्रेडिंग वॉशिंग यही इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा बाहरी जो इन्फेक्शन अंदर ना जाए। अंदर अगर चला जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमने भंडारण काम किया है वो सब में इन्फेक्शन हो जाएगा और बहुत जल्दी वो स्पॉइलेज कर जाएगा। ये बातें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है तुड़ाई के समय। डॉक्टर प्रणव जी, आज आप कार्यक्रम के लिए समय दिया और फलों के भंडारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला थमा नहीं है। बारी है एक और भेंट वार्ता की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी खरीफ में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों के विषय में।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे खरीफ फसलों में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों के बारे में। जी हां दोस्तों, आज से कुछ एक दशक पहले तक की बात अगर हम करें तो कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र जो हुआ करते थे, इनफैक्ट हम उन्हें यंत्र भी नहीं कह सकते हैं, अगर सही मायने में कहा जाए तो वो यंत्र नहीं औजार हुआ करते थे। हमारे लिए कृषि के लिए जो है खरीफ फसलों में उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा और इसकी विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर विकास चंद्र वर्मा, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव से। इंजीनियर विकास चंद्र वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सबसे पहले तो विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कृषि यंत्रों ने किस तरीके से विकास किया है वैज्ञानिकता के आधार पर। जैसे जैसे विज्ञान विकास करते गया, कृषि के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला है, तो इससे क्या लाभ हैं और कितना लाभ हमारे देश के किसान ले सकते हैं, इसको एलाबोरेट करें प्लीज़। यंत्र से हमारा अभिप्राय ये है कि वह हमारे कार्यों को आसान कर देता है। तो जैसे हम बात करेंगे कृषि यंत्र की, तो वो हमारे कृषि कार्यों को काफ़ी आसान बनाता है और उसकी उपयोगिता भी हमारी बढ़ाता है। जैसे पहले जो है हम लोग जब हम पारंपरिक खेती कर रहे थे तो जनरली हम लोग क्या है पशु चालित यंत्र का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमारी आवश्यकता यह है कि हम लोग अब आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करें, चूँकि जो हमारे देश की या हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए क्या है कि विभिन्न कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि हम लोग खेत जोतने की बात करेंगे तो इसके लिए अब जो हमारा जो आधुनिक यंत्र है वो एमबी प्लाव है, डिस्क प्लाव है, जो कि ट्रैक्टर द्वारा चालित होता है हमारा। ठीक है, ट्रैक्टर हम लोग जनरली 35 या 45 HP का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है कि अब इससे क्या हुआ है हमारा कि खेत जो जोतने की जो क्षमता थी हमारा, उसमें काफ़ी बढ़ावा मिला है हमारा। मतलब कम समय में हम लोग काफ़ी बड़े क्षेत्र को हम लोग जोत सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग अब क्या है कि यदि खेत में पानी दे रहे हैं हम लोग, तो क्या है कि हमारा फील्ड जो है सो प्रॉपर्ली लेवल्ड होना चाहिए। इसके लिए अब जो है हम लोग लेजर लेवलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास सर, अभी आपने 2-3 बात करी सर। एक तो आपने कहा कि पहले एनिमल के ऊपर, जानवरों के ऊपर हमारी खेती निर्भर थी जुताई करने के लिए, जैसे बैल का इस्तेमाल किया जाता था, सांड का, बुल का, और अभी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने बात करी कि सिंचाई के लिए या फिर लेबलिंग करने के लिए। तो इनको इस्तेमाल करने के बाद पहले में और अभी में दोनों की कृषि में क्या डिफरेंस है, कितना अंतर हुआ है? पहले कितना कृषि हो पाता था, कितनी ज़मीन की जुताई हो पाती थी, अभी कितना हो रहा है, इसको थोड़ा सा बताएंगे। अरे इसके बारे में यदि बात करेंगे हम लोग, तो पहले जो हमारा जो कृषि था वो पशुचालित हुआ करता था, तो उसकी कैपेसिटी कम हुआ करती थी। मतलब क्या है कि यदि हमारा 1 एकड़ का हमारा क्षेत्र है तो उसको जोतने में काफ़ी समय लगता था। उसको साथ में क्या है, उसको तैयार करने के लिए फिर हमको अलग से ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जब हम आधुनिक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारा लेबर कॉस्ट भी कम हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा है टाइम है, वो भी हमारा कम हो जा रहा है। इससे फ़ायदा ये हमारा हो रहा है कि बीज की बुआई से लेके फसल की कटाई तक का जो समय अंतराल होता है वो काफ़ी कम हो गया है, जिससे कि हम एक ही साल में 2 या 3 फसल हम लोग ले सकते हैं। सर, एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि पहले जो हमारी पारंपरिक कृषि प्रणाली थी जिसमें कि हम मवेशियों का उपयोग करते थे, किसान भी कमरतोड़ मेहनत करते थे, तो उस समय की जो उपज हुआ करती थी, उपज में 2-3 चीज़ें आती है सर। जब मैं उपज का उपयोग करता हूँ 2-3 चीज़ें आती है कि एक तो क्वांटिटी, कितना उपज होता था, और जो क्रॉप की जो क्वालिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा सर। तो पारंपरिक खेती और ये यांत्रिक खेती, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वैज्ञानिकता के आधार पर समझाएंगे सर। अब देखिए, इसमें क्या है कि जब हम वैज्ञानिक पद्धति से जब खेती करते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि जब हम कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम क्या है कि पौधों को उचित व्यवस्था दे रहे होते हैं। जैसे क्या है ना कि अब बात करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम लोग सीड ड्रिल की बात कर ले या सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल की बात कर ले, जो कि एक कृषि यंत्र है जिसका काम हम लोग बीज की बुआई में करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, जो कि पारंपरिक खेती में जब हम लोग बीज की बुआई करते थे वो संभव नहीं हो पाता था। लेकिन कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से यह संभव हो पाया है, जिससे क्या है कि पौधों के बीच में काफ़ी जगह होता है, जिससे कि उसके
विकास में उसको काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, उचित प्रकाश मिलता है, उचित खाद मिलती है, उचित पानी मिलती है, जिससे उसका विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से खेती करने पे जो हमें अनाज प्राप्त होगा वह उच्चतम क्वालिटी का होगा। ये जानना चाहते हैं सर कि सरकार की योजना क्या ये भी है कि कोई किसान अगर कृषि यंत्र लेना चाहता है या उसका उपयोग करना चाहता है तो उसके खरीद पे सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या विशेष योजना है सर? कोई अनुदान है, कोई सहायता राशि, कुछ ऐसा है सर? जी, इस पे क्या है कि इसके लिए सरकार हर कृषि यंत्र पर जो है सो एक फिक्स अमाउंट का, जैसे किसी पर 10% है, किसी पर 20% का जो है सब्सिडी दिया। इसके लिए सरकार जो है सो विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का प्रोग्राम चला रही है और इसमें क्या है, किसान यंत्र खरीदते हैं और सरकार उसको सब्सिडी प्रदान करती है। इसको अच्छे से और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है विभिन्न ज़िलों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी कर रही है, जिसका कि एकमात्र उद्देश्य है किसी यंत्रों का इस्तेमाल खेती में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसके बाद जहाँ तक बात सब्सिडी प्रोग्राम का है, उसमें क्या है कि किसान अकेले भी खरीद सकते हैं या किसान का समूह भी आकर सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती के बारे में, कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से ऐसी ही जानकारियों के लिए। रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।